नमस्कार विद्यार्थियों। लेक्चर 4 में हमने साहित्यिक स्रोतों को पूरा कर लिया था। आज 5वें लेक्चर में हम बात करेंगे पुरातात्विक एवं पुरालेखीय स्रोतों की। तो पुरातात्विक एवं पुरालेखीय स्रोतों की बात करने से पूर्व मैं आपको बताऊंगा कि पुरातात्विक या पुरालेखीय स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। ये प्राचीन वस्तुएं जैसे उत्खनन से प्राप्त या कोई अभिलेख, मृदभांड वगैरह, ये सभी वस्तुएं हमें प्राचीन भारत की जानकारी देने में काफ़ी सहयोगी रही हैं। इसलिए इन्हें पुरातात्विक वस्तुएं या पुरातात्विक स्रोत का नाम दिया गया है। पुरालेखीय अभिलेख इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्राचीन काल में कुछ शासकों द्वारा, कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा पत्थरों, शिलाओं, स्तंभों आदि पर कुछ जो लेख अंकित करवाए गए थे उन्हें पुरालेख कहा गया है। इसलिए आज हम पुरातात्विक वस्तुओं, पुरातात्विक स्रोतों और पुरालेखीय स्रोतों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरातात्विक एवं पुरालेखीय स्रोतों में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्खनन से प्राप्त अवशेषों की। खुदाई में जो कुछ भी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं उन्हें उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाता है, उन अवशेषों में रखा जाता है। इनमें हमें प्रागैतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्खनन से प्राप्त अवशेष ही हैं, जिनमें सर्वाधिक मात्रा में मृदभांड प्राप्त होते हैं। मृदभांड का तात्पर्य है मिट्टी के बर्तन जो टूटी फूटी अवस्था में मिलते हैं, परंतु इनसे उस समय के तत्कालीन समय की जो जीवन शैली थी उसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर हमें जो मृदभांड मिले हैं पुरातात्विक उत्खनन से, उसमें 4 प्रकार के मृदभांड प्राप्त होते हैं, जिन्हें 4 प्रकार की संस्कृतियों में बांटा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मृदभांड संस्कृति के अंतर्गत पहली जो मृदभांड संस्कृति बताई गई है वो है गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। गेरुए रंग युक्त अर्थात गेरुए जो गेरू रंग होता है, जो ईंट का रंग होता है, उस रंग के जो मृदभांड मिले हैं उन्हें एक नाम देकर के गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति नाम दे दिया गया है। इसे शॉर्ट में ओसीपी कहा जाता है, संक्षिप्त में ओसीपी अर्थात ओकर कलर पोट्री, इसको नाम दिया गया है। और यह जो गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति है, ये हमें प्राचीन भारत का जो इतिहास प्रारंभ होता है सिंधु सरस्वती सभ्यता से, वहाँ से प्राप्त होते हैं। अर्थात इस प्रकार के जो मृदभांड हैं वो सिंधु सरस्वती सभ्यता में उपयोग में लाए जाते थे। दूसरी बात करते हैं हम काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति की, जिसे शॉर्ट में या संक्षिप्त में BRW अर्थात ब्लैक एंड रेड वेयर नाम दिया गया है। काले एवं लाल मृदभांड जो संस्कृति है, यानी कि काले रंग के और लाल रंग के जो मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, वो उनको हम काले एवं लाल या BRW संस्कृति नाम देते हैं। ये इस प्रकार के जो मृदभांड हमको मिले हैं वो हमें ऋग्वैदिक काल से प्राप्त होते हैं। अर्थात ऋग्वैदिक काल के लोग इस प्रकार के मृदभांड या मिट्टी के बर्तन प्रयोग में लाते थे। तीसरे प्रकार की जो हमको संस्कृति मिलती है मृदभांड, वो है चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति। चित्रित स्लेटी रंग का तात्पर्य है स्लेटी रंग के मृदभांड मिले हैं, लेकिन उन पर विभिन्न प्रकार की डिजाइनिंग या आप कह सकते हैं चित्र बनाए गए थे, इसलिए इसको नाम दिया गया है चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति। और इस प्रकार के जो मृदभांड है या जो बर्तन है मिट्टी के, वो उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में थे। इसे शॉर्ट में PGW अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर नाम दिया गया है। और चौथी प्रकार की जो मृदभांड संस्कृति है वह है उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति, जिसे शॉर्ट में NBPW अर्थात नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर नाम दिया गया है। इस प्रकार के जो मृदभांड है उत्तरी काली, काले रंग के और चमकीले जो मृदभांड मिले हैं वो उत्तर भारत के हिस्सों से मिले हैं, इसलिए इसको उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति नाम दिया गया है। इस प्रकार की संस्कृति के जो मृदभांड है ये महाजनपद काल यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्रयोग में लाए जाते थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में मृदभांड ही हैं, और मृदभांडों को हम 4 मृदभांड संस्कृतियों में विभाजित करते हैं। आगे हम बात करते हैं पुरातात्विक या पुरालेखीय स्रोतों में दूसरा नंबर है अभिलेखों का। अभिलेख किन्हीं पत्थर की शिलाओं पर, स्तंभों पर या गुफाओं में प्राचीन कालीन मानव के द्वारा जो भी लिखा गया है या प्रागैतिहासिक काल के पश्चात जब लिपि का आविष्कार हुआ, और लिपि के आविष्कार के पश्चात जो कुछ भी, उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए
विभिन्न शिलाओं पर, स्तंभों पर कुछ लेख लिखे गए हैं जिन्हें हम अभिलेख कहते हैं। इन अभिलेखों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन अभिलेखों से इतिहास के में ठीक ठीक प्रकार से जानकारी मिल सकती है और ये प्रमाणिक भी माने जाते हैं। ये इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन अभिलेखों को लिखवाने वाले उन अभिलेखों पर तिथि भी लिखा करते थे और ये उसी समय के लिखे गए हैं, इसलिए इनमें किसी प्रकार की अनावश्यक सामग्री भी नहीं मिलती है। स्थान का भी अभाव होता था, एक शिला पर एक स्थान जो है वो सीमित होता था, इसलिए इनमें अनावश्यक बातें भी नहीं मिलती हैं। तो स्थानाभाव के कारण से एक तो अनावश्यक बातें नहीं मिलती, केवल आवश्यक बातों का ही जिक्र किया गया है और साथ ही तिथि युक्त और समसामयिक यानी कि उसी समय के होने के कारण से इन्हें अधिक प्रमाणिक माना जाता है। इसके अतिरिक्त इन अभिलेखों से हमें उस समय के शासकों के नाम, वंश, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनकी धार्मिक रुचियों आदि के बारे में भी पता चलता है। भारत से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो सबसे प्राचीनतम भारत से प्राप्त अभिलेख सम्राट अशोक के हैं। मौर्य सम्राट अशोक के भारत में प्राप्त अभिलेख सबसे प्राचीनतम माने जाते हैं। यद्यपि अभिलेख लिखने की परंपरा अशोक से पूर्व भी प्रचलन में थी, परंतु भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखने का कार्य अशोक ने ही करवाया था। अशोक के जो अभिलेख हैं वो अधिकांशतः ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि अधिकांशतः वर्तमान भारत के जो क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं और वर्तमान जो पाकिस्तान का क्षेत्र है अर्थात पश्चिमोत्तर जो भारत है वहाँ के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। तो अधिकांश अभिलेख इसके ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में ही मिले हैं। यद्यपि आरामाइक और यूनानी लिपियों में भी इसके अभिलेख मिलते हैं, परंतु ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी में ही मिले हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं हम उन्हें 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर जो लेख लिखाए गए उन्हें शिलालेख कहा गया है। स्तंभों पर, पत्थर के स्तंभों पर, पोल पर जो लेख लिखे गए हैं उन्हें स्तंभलेख कहा गया है और गुफाओं के अंतर्गत जो लेख लिखे गए हैं उन्हें गुहालेख कहा गया है। इसी प्रकार से अशोक के बाद में, मौर्य काल के बाद में भारत में जो गुप्त शासक आए तो गुप्त शासकों ने भी अभिलेख लिखने की परंपरा को जारी रखा। इनके अंतर्गत हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय का दिल्ली स्थित मेहरौली लोह स्तंभ लेख है। इसके अलावा समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख है और इसके अलावा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है। ये कुछ गुप्त शासकों द्वारा लिखाए गए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। इसके अलावा शक जो शासक, विदेशी जाति जो शक थी वह भी भारत में आए, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, वहाँ पर उन्होंने कुछ समय तक शासन किया। शकों में सबसे प्रमुख शासक था रुद्रदामन। तो रुद्रदामन के द्वारा भी जो अभिलेख लिखाया गया वो जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इन अभिलेखों से हमें तत्कालीन समय की परिस्थितियों, उस समय के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का पता चलता है। तो इस प्रकार से जो अभिलेख हैं वो हमें इतिहास की जानकारी देने में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं और इन्हें प्रमाणिक भी माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे सिक्कों और मुद्राओं की। सिक्के और मुद्राएं भी हमें इतिहास की जानकारी देने में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सिक्कों से तत्कालीन समय के शासकों की रुचियों का पता चलता है। जैसे गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। इसी प्रकार से कुमारगुप्त के जो सिक्के हैं वो कार्तिकेय प्रकार के हैं। इसका तात्पर्य है कि कार्तिकेय शैव भक्त था। तो इससे शासकों के धर्म, उनकी रुचि आदि के विषय में पता चलता है। इसके साथ साथ इन सिक्कों से शासकों के राज्य विस्तार, उनकी आर्थिक स्थिति और इसके अतिरिक्त उनकी धार्मिक स्थिति, धार्मिक रुचि, अन्य जो मनोरंजन आदि के जो रुचियां हैं उन सब का हमको इनसे पता चलता है। इसके साथ साथ शासकों के वंश का पता चलता है, उस समय के शासक की तिथि का अनुमान लगाया जाता है। इन सब सिक्कों और मुद्राओं से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो भारत में जो सिक्के मिले हैं वो सबसे प्राचीनतम भारत में जो सिक्के मिले हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मिले हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो सिक्के हैं वो अधिकांशतः चांदी और तांबे के हैं और इन पर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं होता था, बल्कि केवल इन पर कुछ चित्र ही बनाए जाते थे या चिन्ह ही बनाए जाते थे। इन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के नाम दिया गया है।
तो भारत से प्राप्त प्राचीनतम जो सिक्के हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आहत या पंचमार्क सिक्के हैं, जो चांदी और तांबे के बने हुए हैं। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए थे। कुषाण जो विदेशी जाति थी, जब वो भारत में आए तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे। और सोने के सबसे अधिक सिक्के, सर्वाधिक मात्रा में जो सोने के सिक्के चलाए वो गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए थे। ध्यान रखने की बात है कि कुषाण शासकों द्वारा सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किया गया और सबसे अधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन गुप्त शासकों के द्वारा किया गया था। और भारत से प्राप्त सबसे प्राचीनतम सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के, जो चांदी और तांबे के बने हुए हैं। इसके साथ साथ इन पर लेख नहीं था, लेकिन भारत में सबसे पहले जो लेख युक्त सिक्के चलाए वो लेख युक्त सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने, यानी कि हिंद यूनानी शासकों के द्वारा चलाए गए थे, जिन पर राजा का नाम, तिथि, उसका पद, वंश आदि लिखा होता था। इंडो ग्रीक शासकों के भारत में आने के पश्चात भारतीय शासकों ने भी अपने सिक्कों पर लेख लिखवाने प्रारंभ कर दिए थे। तो यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्राचीनतम सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के थे, परंतु वो लेख युक्त नहीं थे। सबसे पहले लेख युक्त सिक्के इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी शासकों ने चलाए और सबसे पहले स्वर्ण सिक्के कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए। और इसके साथ साथ इन जो स्वर्ण सिक्के हैं, इन सिक्कों को सर्वाधिक मात्रा में गुप्त शासकों ने प्रचलित करवाया था। तो यहाँ पर सिक्कों से हमें तत्कालीन समय के शासकों के राज्य विस्तार का भी पता चलता है। कैसे पता चलता है कि जहाँ जहाँ से सिक्के प्राप्त होते हैं किसी एक शासक के, वहाँ वहाँ से उसके राज्य विस्तार की सीमाओं का ज्ञान होता है। और इसके साथ साथ शासक इन सिक्कों पर अपनी रुचियों को भी प्रदर्शित करते थे। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था कि समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इसका तात्पर्य है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। इसी प्रकार से शासकों की धार्मिक स्थिति का भी इससे पता चलता है। जैसे कुमारगुप्त के जो कार्तिकेय प्रकार के सिक्के हैं, उन कार्तिकेय प्रकार के सिक्कों से ये पता चलता है कार्तिकेय शिव के पुत्र थे, इसलिए ऐसा पता चलता है कि कुमारगुप्त जो था वो शैव अनुयायी था, अर्थात शिव का अनुयायी था, तो शैव धर्म से संबंधित था। तो इस प्रकार से सिक्कों से हमें शासकों की रुचियों, उनकी धार्मिक स्थिति और इसके साथ साथ उनके राज्य विस्तार का तो पता चलता ही चलता है। इसके साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी हमको पता चलता है। आर्थिक स्थिति का कैसे पता चलता है? यदि स्वर्ण सिक्के अधिक मात्रा में है, इसका तात्पर्य यह है कि उस समय, तत्कालीन समय में शासक और जो सामान्य लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। यदि स्वर्ण सिक्के कम मात्रा में मिलते हैं, तांबे या अन्य धातुओं के सिक्के अधिक मिलते हैं, इसका तात्पर्य कि उस समय की आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी नहीं थी। तो इस प्रकार से आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, रुचि और राज्य विस्तार के बारे में हमको सिक्के ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पुरातात्विक या पुरालेखीय स्रोतों में हमने 3 स्रोतों के बारे में पढ़ा। उत्खनन से प्राप्त अवशेष, इनसे मृदभांड से भी हमें उस समय की संस्कृति का पता चलता है। अभिलेखों से हमें तत्कालीन समय के ऐतिहासिक परिस्थितियों का पता चलता है। और सिक्के और मुद्राएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनसे हमें तत्कालीन समय की स्थिति का पता चलता है। इसके साथ साथ सिक्कों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे प्राचीनतम सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के थे, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के थे और चांदी और तांबे के बने हुए थे। स्वर्ण सिक्के सबसे पहले कुषाणों ने चलाए, सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। सबसे पहले लेख युक्त सिक्के भारत में इंडो ग्रीक शासकों यानी कि हिंद यूनानी शासकों ने चलाए। और यहाँ पर सातवाहन शासकों का भी राज्य रहा है। आंध्र सातवाहन जो शासक थे, उन्होंने यहाँ पर शीशे के सिक्के चलाए थे। भारत में शीशे के सिक्कों का प्रचलन आंध्र सातवाहन या सातवाहन शासकों ने चलाया था। आंध्र सातवाहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सातवाहनों का जो शासन था वो आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में रहा था। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा टॉपिक। इसके साथ साथ सिक्के और जो मुद्राएं हैं, इनके अंतर्गत हम एक बात और करना चाहेंगे कि वैशाली, जो प्राचीन वैशाली है, वैशाली के बसाड नामक स्थान से 274 मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई है। तो सिक्कों के साथ साथ मुहरें यानी कि मुद्राएं यानी कि मुहरें भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। मुहरों को जारी करने वाला व्यक्ति अपना नाम, हस्ताक्षर, उस पर अपना कार्य या व्यवसाय अंकित करता था।
तो इससे उस समय के व्यवसाय के बारे में पता चलता है, व्यक्तियों या सामंतों या राजाओं के द्वारा चलाई गई जारी की गई मुहरों से उनके व्यक्तिगत जीवन, उनके व्यवसाय और उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। तो इस प्रकार से सिक्के और मुद्राएं हमें भारतीय इतिहास की जानकारी देने में काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। आगे के कुछ पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोतों में कुछ अन्य टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।